अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा 5 भाइयों का तीसरा हिस्सा। सलमान हिम्मत हार बैठा। 5 भाई भी मायूसी के आलम में खामोशी से बैठ गए। समंदर की लहरें जजीरे के साहिल से टकरा रही थीं और उनके टकराने से एक शोर उठ रहा था। पूरे जजीरे में वही शोर गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद नईम ने कलाम को मुखातिब करके कहा, भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जंगल में पाई जाने वाली लकड़ियों से एक कश्ती बनाएं और उस पर बैठकर यहाँ से निकल भागें, क्योंकि डाकुओं को यहाँ पहुँचने में 3-4 रोज लग जाएंगे और तब तक हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। ये बात सुनकर तमाम भाई खुश हो गए। कलाम ने सलमान की तरफ देखा। सलमान ने कहा, कश्ती बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हमारे पास ना तो औजार है, ना दीगर सामान है, कटे हुए तख्ते भी नहीं हैं। ऐसी सूरत में कश्ती बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जावेद ने कहा, चचा जान, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े लाएं और उन्हें बांधकर तख्ता बना लें और उस पर बैठकर यहाँ से फरार हो जाएं। सलमान ने कहा, तुम्हारी तजवीज़ ठीक तो है, लेकिन उन्हें आपस में बांधने के लिए मजबूत रस्सियाँ चाहिए। रस्सियाँ हमारे पास नहीं हैं और ना ही जजीरे पर ऐसी बेलें और शाखें पाई जाती हैं जिनसे उन्हें बांध सकें। तख्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास चप्पू भी नहीं है जिनकी मदद से तख्ते को आगे बढ़ा सकें। उसी वक्त कलाम ने कहा, चचा जान, क्या आप इस जजीरे पर पहले भी आ चुके हैं? हाँ बेटे, सलमान ने कहा, हम लोगों को जब आराम करना होता है या किसी जहाज का इंतजार करना होता है तो इसी जजीरे पर आकर रुकते हैं। तुमको एक बात और बताऊं कि समंदरी डाकुओं का लूट का सारा माल इसी जजीरे में रहता है। इस जजीरे की किसी को खबर नहीं है क्योंकि यह समंदरी रास्ते से बिल्कुल हटकर वाक़े है और बहुत छोटा जजीरा होने की वजह से दूर से किसी को दिखाई भी नहीं देता। नईम ने पूछा, चचा जान, वो लोग माल कहीं गाड़ कर रखते हैं? नहीं, गाड़ कर नहीं रखते। शुमाल की सिमत एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की गार में महफूज रखते हैं। जावेद ने कहा, चलिए हम गार में चलकर देखते हैं, शायद हमारे काम की कोई चीज निकल आए और हम इस जजीरे से भागने की कोई तरकीब कर सकें। सब उठकर शुमाल की सिमत की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। चलते चलते कलाम ने कहा, चचा जान, हम लोग अपने वालिदैन के साथ इसी जजीरे पर सैरो तफरी के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा सामना एक अजीबोगरीब भयानक जानवर से हुआ जिसने हमारे मुलाजिम शकूरा को मार डाला। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। सलमान ने कहा, हाँ, इन पहाड़ियों पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन उनसे बचने का बहुत आसान तरीका है। उनको जरा सी आग दिखा दी जाए तो वो फौरन भाग जाते हैं। वो आग से बहुत डरते हैं। अगर एक जलती हुई लकड़ी भी उनके सामने फेंक दी जाए तो बेतहाशा भागने लगते हैं। जलती हुई एक मशाल कहीं गाड़ दी जाए तो उसके करीब भी ना आएंगे। इसी तरह बातें करते करते वो शुमाली सिमत की पहाड़ी के पास पहुंच गए। सामने बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही थी। सलमान उन्हें बाईं तरफ लेकर मुड़ा। वहां एक बड़ी चट्टान की पुष्ट पर 4 फुट चौड़ा बिल्कुल सीधा रास्ता बना हुआ था, जिसके अतराफ में 6-7 फुट ऊंची अमूदी चट्टानें थीं। वो उस रास्ते से आगे बढ़े। ये रास्ता तकरीबन 25-30 फुट लंबा था। उस रास्ते के आखिरी सिरे पर उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। उसी चट्टान के सामने एक गोल सी चट्टान रखी हुई थी। सलमान ने वहां रुककर लड़कों से कहा, सब मिलकर इस चट्टान पर दबाव डालो। सबने मिलकर उस चट्टान को धकेलना शुरू किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो चट्टान अपनी जगह से लुढ़क गई। वहां एक गहरा गड्ढा बना हुआ था जिसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। सलमान लड़कों को लेकर सीढ़ी से नीचे उतरा। वहां उन्हें चट्टान पर एक मजबूत गोल लोहे का चक्का लगा हुआ दिखाई दिया। उन सब ने मिलकर उस चक्के को बाएं से दाएं की तरफ घुमाना शुरू किया। बाहर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सलमान ने बताया कि गोल चट्टान के सामने वाली चट्टान इस चक्के के घुमाने से अपनी जगह से हट जाती है और गार में जाने का रास्ता बन जाता है। उस गड्ढे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि चट्टान अपनी जगह से हटी हुई थी और गार के अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते से वो अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत अंधेरा था। जब उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लायक हुई तो उन्होंने देखा कि पत्थर की दीवारों पर मशालें टंगी हुई थीं। सलमान ने उन मशालों को जला दिया। गार रोशनी से भर गया। उस रोशनी में उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा हॉल जैसा कमरा था जिसमें जगह जगह तांबे के बड़े बड़े बर्तन और संदूक रखे हुए थे। बड़े बड़े थाल थे जिनमें लूट का कीमती माल भरा हुआ था। अनाजों के बोरे और कपड़े के थान भी रखे हुए थे। वहीं बीच में एक खंबे से लगा हुआ वैसा ही एक चक्कर लगा हुआ था जिसे घुमाने से रास्ता बना था।
लड़के उस खंबे को और चक्के को हैरत से देखने लगे तो सलमान ने उन्हें बताया कि अगर गार को अंदर से बंद करना हो तो दाएं से बाएं इस चक्के को घुमाते हैं और गार बंद हो जाता है। इसी तरह अगर इसे अंदर से खोलना हो तो बाएं से दाएं घुमाते हैं और गार का दहाना खुल जाता है। डाकू लूट का सारा माल इसी जगह लाकर रखते हैं। गार के अंदर वो सब एक जगह बैठ गए। हर कोई इसी सोच में गुम था कि जब डाकू आएंगे तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामोशी को तोड़ते हुए कलाम ने कहा, चचा, हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि हमारी जानें बच सके। सलमान ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, उनके आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। उस वक्त तक हम अपने बचाव की कोई न कोई तरकीब सोच ही लेंगे। खाने पीने की उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। गार में अनाज रखा हुआ था और जजीरे पर तरह तरह के जानवर और परिंदे थे। रोजाना सुबह से वो जजीरे के किनारे पर बैठे रहते कि शायद कोई भूला भटका जहाज उधर आ निकले और वो उसे इशारे से बुलाकर जजीरे की कैद से रिहाई हासिल कर सके। 3-4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन ना तो कोई जहाजी आया और ना ही तरकीब सूझी। चौथे दिन जबकि वो गार के अंदर बैठे हुए थे, छोटे भाई जावेद ने कहा, चचा जान, अगर इस लोहे के खंबे से लगे हुए चक्के को तोड़ दिया जाए तो यह खंबा नहीं घूमेगा। खंबा नहीं घूमेगा तो चट्टान भी नहीं सरकेगी और गार का मुंह बंद हो जाएगा। हाँ, ये दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त है तो डाकुओं को इस गार के अंदर कैद कर सकते हैं। जावेद ने कहा, वो किस तरह? सलमान ने उसकी तरफ तवज्जो देते हुए कहा। जावेद ने कहा, वो इस तरह कि हम अंदर के चक्के को तोड़ देंगे और जब डाकुओं के जहाज को साहिल पर आता देखेंगे तो कहीं छुपकर बैठ जाएंगे। जैसे ही तमाम डाकू गार के अंदर दाखिल होंगे, हम नीचे के चक्के से गार का मुंह बंद कर देंगे। अब चौके अंदर का चक्का टूटा हुआ होगा, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चट्टान को गार के मुंह से हटा ना पाएंगे। तब तक हम उनके जहाज को लेकर फरार हो जाएंगे। जावेद के मुंह से ये बात सुनकर सब भाई सलमान की तरफ देखने लगे और सलमान ने उठकर जावेद को शाबाशी दी और कहा, मेरे ख्याल में यहाँ से फरार होने की इससे अच्छी कोई तरकीब नहीं हो सकती। अब हमें रोजाना साहिल पर जाकर देखना होगा कि उनका जहाज कब आता है। जैसे ही उनका जहाज आता हुआ दिखाई देगा, हम उस चक्के को तोड़ देंगे और चट्टानों के पीछे छुपकर बैठ जाएंगे। जैसे ही वो सब अंदर दाखिल होंगे, हम नीचे के चक्के से गार का दहाना बंद कर देंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा वहां से फरार हो जाएंगे। सब इस तजवीज से मुत्तफिक हो गए। उसके बाद वो जजीरे के मुख्तलिफ सिमतों में बैठकर जहाज की आमद का इंतजार करते थे। तीसरे दिन उन्हें दूर से डाकुओं का जहाज आता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से दौड़ते हुए गार में आए। उन्होंने भारी पत्थरों से मार मार कर चक्का तोड़ दिया। जब वो टूट गया तो चक्के को एक रस्सी से बांधकर फिर उसी तरह लगा दिया जैसा कि वो लगा हुआ था, ताकि डाकुओं को फौरन चक्के के टूटने का पता न चल सके। फिर वो सब निकलकर बाहर आए और जीने के अंदर के चक्के से गार का मुंह बंद कर दिया। जीने से निकलकर बाहर आए और गोल चट्टान से जीना भी बंद कर दिया। फिर पीछे की चट्टानों में छुपकर बैठ गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद डाकुओं का जहाज जजीरे के साहिल पर आकर रुका। उन्होंने जहाज से उस कश्ती को नीचे उतारा जो सुल्तान मुअज्जम ने सलमान और 5 भाइयों को दी थी। फिर लूट का तमाम माल जहाज से कश्ती में उतारते चले गए। सारा माल कश्ती में उतार लेने के बाद तमाम के तमाम डाकू भी कश्ती में आ गए और कश्ती किनारे आकर लग गई। तमाम डाकू कश्ती से उतर गए। फिर सारा सामान उतार लिया गया और वो शुमाली पहाड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते एक डाकू ने कहा, सरदार, सलमान और लड़के दिखाई नहीं दे रहे हैं। होंगे यहीं, जजीरे से भागकर जा भी कहाँ सकते हैं। हाँ, ये बात तो है सरदार, यहाँ से निकल भागना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। सरदार ने कहा, चलो पहले चलकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे, फिर उन्हें तलाश करेंगे। सलमान और 5 भाई चट्टानों के पीछे छुपे बैठे थे और डाकुओं को पहाड़ी की तरफ आते हुए देख रहे थे। तमाम डाकू गोल चट्टान के पास आकर रुक गए। फिर उन्होंने पत्थर की गोल चट्टान को पीछे हटा दिया। जीने का रास्ता खुल गया। एक डाकू जीने से उतरकर अंदर गया। जीने के अंदर के चक्के को घुमाया। चक्के के घूमते ही सामने की चट्टान अपनी जगह से हटने लगी और रास्ता बन गया। रास्ता बनते ही तमाम डाकू गार के अंदर दाखिल हुए। जिसने चक्का घुमाकर दरवाजा खोला था वो भी जीना चढ़कर बाहर आया और गार के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, सलमान और 5 भाई तेजी से आए और जीने के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से बहुत तेजी से उस चक्के को बाएं से दाएं घुमाना शुरू किया और चंद सेकंड में ही वो चट्टान गार के मुंह पर अच्छी तरह बैठ गई। दहाना बंद हो गया।
तेजी से वो सब बाहर निकले और साहिल की तरफ भाग खड़े हुए। डाकुओं के जरिए लाई हुई उनकी अपनी कश्ती किनारे बंधी हुई थी। सलमान और पांचों भाई उस कश्ती पर सवार हुए और कश्ती को खींचते हुए जहाज के करीब पहुंचे। वहां सीढ़ी लटक रही थी। एक एक करके वो जहाज के अर्शे पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही सलमान पांचों भाइयों को लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां जहाज को चलाने की मशीन लगी हुई थी। अभी वो दरवाजे के करीब भी ना पहुंच पाए थे कि अचानक जहाज के एक कमरे से 2 डाकू बाहर निकले। जैसे ही उनकी नजरें सलमान और लड़कों पर पड़ी, वो हैरत से उन्हें देखने लगे। चंद लम्हों में ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। दोनों ने म्यान से अपनी तलवारें निकाली और उन्हें घेरने की कोशिश की। सलमान की उम्र का ज्यादा हिस्सा डाकुओं के साथ ही गुजरा था, इसलिए उसे तलवारबाजी और लड़ाई के दीगर फनून में महारत हासिल थी। एक डाकू ने उसे मारने के लिए जैसे ही तलवार का वार किया, वो अपनी जगह से उछला और काफी दूर पहुंच गया। दोनों डाकू उसकी तरफ दौड़े। जब लड़कों ने डाकुओं को सलमान की तरफ बढ़ते हुए देखा तो कलाम और नईम तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने छलांग लगाई और अपने पैरों से उनकी पीठ पर जबरदस्त वार किया। पीठ पर जर्ब इतनी शदीद थी कि वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सके। मुंह के बल अर्शे पर गिर पड़े। तलवारें उनके हाथों से छूट गईं। सलमान ने तेजी से आगे बढ़कर तलवार उठा ली और तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। दोनों डाकू अर्शे से उठकर खड़े हो गए। सलमान के हाथ में तलवार देखकर सहम गए, लेकिन इससे पहले कि सलमान उन पर हमला करता, एक डाकू ने तेजी से छलांग लगाई और गिरी हुई तलवार उठा ली। उसने तलवार उठाते ही सलमान पर हमला किया। सलमान ने उसके हमले को रोका। दोनों में तलवारबाजी होने लगी। ये देखकर दूसरा डाकू दौड़कर उस तरफ भागा जहां जहाज से सीढ़ी लटकी हुई थी। उसे भागता देखकर पांचों भाई उसके पीछे दौड़े। कलाम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा कि उसी वक्त डाकू ने मुड़कर एक जोरदार घूंसा कलाम के मुंह पर मारा। कलाम के मुंह पर गहरी चोट लगी और वो फर्श पर गिर पड़ा। बस उसी वक्त नईम ने डाकू की पुश्त पर अपने पैरों से एक ठोकर लगाई और वो मुंह के बल अर्शे पर गिर पड़ा, लेकिन तेजी से उठा और लड़कों की तरफ दौड़ा। तभी कलाम ने फर्श से उठकर एक जोरदार छलांग लगाई और उसकी पीठ पर अपने पैरों से जर्ब लगाई। इस जर्ब ने फिर उसे अर्शे के तख्ते पर गिरा दिया और उसी वक्त पांचों भाइयों ने गिरे हुए डाकू पर लात और घूंसों की बौछार कर दी। अभी वो उसे पीटने में मसरूफ ही थे कि उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि सलमान की तलवार डाकू की पीठ में बेवस्त हो चुकी थी और वो लहराकर तख्ते पर गिर रहा था। अपने साथी का ये अंजाम देखकर दूसरे डाकू ने भी हाथ पैर ढीले डाल दिए। सलमान दौड़कर उसकी तरफ आया और कहा, जंगूरा, अगर शोमू की तरह तू भी मरना चाहता है तो उठ और मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। जंगूरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सलमान, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। सलमान ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे जहाज चलाकर हमें हमारे गांव पहुंचाना होगा। मौत सर पर खड़ी देखकर वो उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया। डाकू ने जहाज को चलाना शुरू किया। पांचों भाई और सलमान उसके पीछे तलवारें लेकर बैठ गए। जहाज जजीरे के साहिल से रवाना हुआ और उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर सलमान का गांव था। मुसलसल 3 दिन के सफर के बाद उन्हें दूरी पर किनारा दिखाई देने लगा। पांचों भाई और सलमान ने जहाज किनारे की तरफ जाता देखा तो वो इंजन के कमरे से निकलकर अर्शे पर आ गए और खुश होकर किनारे की सिमत देखने लगे। मुद्दतों बाद वो अपने मुल्क की सरजमीन पर पहुंचने वाले थे। खुशी से उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में चमक पैदा हो गई। सलमान और पांचों भाई इन्हिमाक से किनारे की तरफ देख रहे थे। तभी जंगूरा इंजन के कमरे से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां वो सब खड़े हुए थे। छोटा भाई जावेद किनारे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी। जंगूरा ने तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ की तलवार छीनी और उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। उसके मुंह से चीख बुलंद हुई तो उन्होंने मुड़कर देखा। उसी वक्त सलमान ने अपनी तलवार से जंगूरा पर वार किया और कलाम ने जावेद को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। जहाज उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सलमान के लगातार हमलों की जंगूरा ताब ना ला सका। तलवार उसके हाथ से छूट गई और फिर उसी लम्हे सलमान की तलवार के एक ही वार ने उसकी जिंदगी तमाम कर दी। जंगूरा के मरने के बाद सलमान दौड़कर इंजन के कमरे में गया और इंजन को बंद किया। जल्दी जल्दी जहाज के लंगर गिराए। लड़कों से सीढ़ी गिराने को कहा और वो खुद तेजी से समंदर में कूद पड़ा और तैरता हुआ उस तरफ बढ़ा जहां दोनों भाई पानी में मौजूद थे। बर्क रफ्तारी से तैरते हुए वो उन दोनों के करीब पहुंचा तो उसने देखा
کہ جاوید خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا اور کلام ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑے ہوئے تیر رہا تھا۔ سلمان نے جاوید کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں تیرتے ہوئے جہاز کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ جہاز کی سیڑھی کے قریب پہنچ گئے۔ تینوں بھائی کنارے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پہلے سلمان جاوید کو ایک ہاتھ میں دبا کر اوپر چڑھا اور اس کے پیچھے پیچھے کلام بھی اوپر آیا۔ عرشے پر پہنچ کر جاوید کو پیٹ کے بل تختے پر لٹا دیا گیا اور سلمان نے اس کی پیٹھ کو دبانا شروع کیا۔ تھوڑا پانی اس کے منہ اور ناک سے نکلا، پھر اسے سیدھا کر کے لٹا دیا گیا۔ چاروں بھائی غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلمان نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاز کی سیڑھی اور لنگر اٹھا لیے گئے۔ جنگورا کی لاش پانی میں پھینک دی گئی۔ سلمان نے جہاز کا انجن چالو کیا، پھر جہاز آہستہ آہستہ کنارے کی سمت بڑھنے لگا۔ جاوید بھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گیا۔ کنارے سے 1.5-2 گز کی دوری پر جہاز روک دیا گیا، لنگر ڈال دیے گئے، ایک کشتی پانی میں اتار دی گئی اور سیڑھی کے ذریعے اتر کر سلمان کشتی کو سیڑھی کے قریب لایا اور پھر پانچوں بھائی سیڑھی کے ذریعے ایک ایک کر کے کشتی میں اتر آئے۔ کشتی کو چلاتے ہوئے کنارے پر آئے۔ کشتی ایک جگہ کنارے سے باندھی گئی۔ یہ وہی ساحل تھا جہاں سے پانچوں بھائیوں نے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ جزیرے کی سمت سفر شروع کیا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر کلام نے سلمان سے کہا، چچا جان، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہمارا مکان ہے۔ وہ سب اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ لوگ ان کے گھر میں نظر آئے۔ اجنبی لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ سلمان سے کلام نے کہا، چچا جان، ہمارے گھر میں کچھ اجنبی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا، چلو چل کر معلوم کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور دروازے سے گزرتے ہوئے اندر پہنچے۔ اسی وقت ایک خادم اندر کے کمرے سے نکل کر آیا اور حیران نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کلام نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم سوداگر سفیان کے لڑکے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے، اس پر کس نے قبضہ کر لیا ہے؟ خادم نے کہا، یہ گھر زمیندار صاحب کے قبضے میں آ گیا ہے۔ کلام نے پھر کہا، ان کے قبضے میں کیسے آ گیا؟ خادم نے کہا، آپ لوگ رکیں، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر خادم اندر چلا گیا۔ پانچوں بھائی اپنے ہی گھر میں اجنبی کی طرح کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار اس کمرے میں آیا اور ان سب کو قالین پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی گاؤ تکیے کے سہارے سے بیٹھ گیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو سلمان نے زمیندار سے کہا، زمیندار صاحب، یہ سوداگر سفیان کے بچے ہیں۔ سمندری سفر کے دوران ان کے والدین سمندر میں غرق ہو گئے۔ کسی طرح ان لڑکوں کی جانیں بچ گئیں۔ بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھا کر یہ یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ آپ کا اس مکان پر قبضہ ہو گیا ہے۔ زمیندار نے کہا، سوداگر سفیان سمندری سفر پر جانے سے پہلے مجھ سے 10,000 اشرفیاں قرض لے کر گیا تھا اور اس نے یہ تحریر لکھ کر دی تھی کہ سال بھر میں اگر قرض ادا نہ کر پائے گا تو مکان پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ کئی مہینوں سے نہ تو اس کی کوئی خبر ہے نہ پتہ، اس لیے میں نے اپنا معاملہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کیا اور مجھے مکان پر قبضے کا حکم مل گیا۔ اس طرح اب یہ مکان میرے قبضے میں ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا مکان واپس لینا چاہتے ہیں تو 10,000 اشرفیاں جمع کروا دیں اور اپنا مکان واپس لے لیں۔ کلام نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے والدین نے کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، انہیں تجارت میں گھاٹا بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر کسی سے قرض لیتے تو ہمیں اس کا علم ضرور ہوتا۔ وہ ہم سے کبھی کوئی بات چھپاتے نہیں تھے۔ زمیندار نے کہا، بچے، میرے سامنے تمیز سے بات کر۔ میرے پاس قرض کے کاغذات محفوظ ہیں، اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ جب تک 10,000 اشرفیاں نہیں ملیں گی میں یہ مکان خالی نہیں کروں گا۔ زمیندار کی بات سن کر انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ زمیندار سے مکان حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے آئے اور سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سلمان نے کہا، ہم یہاں کے قاضی کے پاس چلیں گے، اس کو تمام باتیں بتا کر انصاف طلب کریں گے، وہ ضرور معاملے کو بخوبی سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ تمام بھائیوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور قاضی صاحب کی حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خادم کے ذریعے اطلاع بھجوائی۔ اسی وقت قاضی صاحب نے انہیں اپنے روبرو طلب کیا۔ خادم کے ساتھ وہ اندر پہنچے۔ ایک بڑے کمرے میں قاضی صاحب مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ قاضی صاحب نے ان سے پوچھا، کیوں صاحبان، کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا، حضور والا، ہم ایک معاملہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہاں، بیان کرو، بغیر کسی خوف کے بیان کرو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ سلمان نے کہا، یہ 5 یتیم بچے ہیں۔ چند مہینے قبل یہ اپنے والدین کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے تھے۔
बदकिस्मती से रास्ते में इनकी कश्ती समंदरी तूफान की वजह से टूट गई। इनके वालिदैन पानी में गर्क हो गए। कश्ती के एक तख्ते के सहारे तैरते तैरते इन्होंने अपनी जान बचाई। एक अजनबी मुल्क में पहुंच गए। वहां से जब भटकते हुए घर वापस आए तो इन्हें मालूम हुआ कि जमींदार ने इनके घर पर कब्जा कर लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मकान और उसका तमाम सामान इन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि यही लड़के सच्चे और सही हकदार हैं। काजी साहब ने बड़े लड़के कलाम की तरफ देखकर कहा, क्यों बेटे, क्या नाम है तुम्हारे वालिद का? कलाम ने कहा, हमारे वालिद का नाम सुफियान सौदागर है। काजी साहब ने कहा, अच्छा, तो आप लोग सौदागर सुफियान के बच्चे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि उनका इंतकाल हो गया है। घबराओ मत, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कल सुबह अदालत में जमींदार को तलब किया जाएगा। आप लोग भी मौजूद रहना। अच्छा, ये बताओ, अभी आप लोगों का कयाम कहाँ है? सलमान ने कहा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम आज ही वापस आए हैं। इन बच्चों के मकान पर जमींदार का कब्जा है। अच्छा देखो, हमारे मेहमान खाने में आप लोग कयाम कर लें। फिर काजी साहब ने एक खादिम को हुक्म दिया कि वो उनको मेहमान खाने में ले जाए और उनके रहने खाने पीने का इंतजाम कर दे। सबने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया और खादिम के साथ मेहमान खाने की तरफ रवाना हुए, जहां उनकी जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी। दूसरे दिन अदालत में काजी साहब की मौजूदगी में जमींदार को तलब किया गया। वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। मामलात काजी साहब के सामने पेश किए गए। कलाम और उसके भाइयों ने मकान पर अपना हक जताया, जबकि जमींदार ने एक कागज पेश किया जिसकी रूह से सुफियान का मकान, जमीन और जहाज सब जमींदार का हो जाता था। उस कागज पर सौदागर सुफियान के दस्तखत भी थे। कुछ गवाहों के भी दस्तखत थे। वो गवाह जमींदार ने पेश किए। तमाम मामलात देखने और सुनने के बाद काजी साहब ने उस दस्तखत की बाबत दरियाफ्त किया कि क्या ये उन्हीं के दस्तखत हैं या नहीं। कलाम ने कहा, मैं अपने अब्बू के दस्तखत को ठीक से पहचानता नहीं। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये उनके दस्तखत हैं या नहीं। बहरहाल मैं ये जानता हूँ कि इस मर्तबा वालिद साहब सफर पर गए थे, सैर व तफरी के लिए गए थे, ना कि तिजारत की गरज से। तिजारत से वापसी पर वालिद साहब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें काफी नफा हुआ था। काजी साहब ने कलाम से कहा, तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत हो तो पेश करो जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारे वालिद ने इनसे कर्ज लिया ही नहीं था, या ये कि जमींदार साहब ने जो तहरीर पेश की है वो जाली है। कलाम ने कहा, हुजूर वाला, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और ना कोई ऐसा शख्स मेरी नजर में है जो इस तहरीर या बयान के मुतालिक ठोस सबूत पेश कर सके। काजी साहब ने कहा, तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी मदद से ये साबित हो सके कि जमींदार के पास जो कागज हैं वो जाली हैं। ना ही तुमने ऐसे कोई ठोस सबूत पेश किए जिनकी मदद से मकान पर तुम्हारा हक साबित होता। लिहाजा ये अदालत जमींदार के कागजात और गवाहों पर यकीन करके सौदागर सुफियान के मकान पर जमींदार के कब्जे को बरहक करार देती है। साथ ही तुम लोगों को इस बात का यकीन भी दिलाती है कि जब कभी ठोस सबूत तुम्हारे हाथ आए तो अदालत इस मामले पर फिर से गौर करेगी। ये फैसला सुनकर पांचों भाई रंजीदा हो गए। सलमान ने उनकी हिम्मत बंधाई और उनसे कहा, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो तुम्हारे वालिद के दस्तखत को अच्छी तरह पहचानता हो। कलाम ने कहा, वालिद साहब के साथ जो लोग तिजारत पर जाते थे हम उनको पहचानते नहीं हैं। हमारा जो खास मुलाजिम था वो जजीरे पर ही खत्म हो गया। अब किसे तलाश करें, किसे ढूंढें? सलमान ने कहा, खैर कोई बात नहीं, ये घर चला गया तो क्या हुआ, मेरा घर तो है। अब हम सब वहीं चलकर रहेंगे। यही बातें करते हुए वो आगे बढ़े। चलते चलते नईम ने सलमान से कहा, अब हम इस वक्त कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। सलमान ने कहा, हाँ ये बात तो है, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तभी खलील ने कहा, चचा जान, डाकुओं का जो जहाज हम लेकर आए हैं उसे अगर किसी को फरोख्त कर दें तो हमें एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। ये बात सुनकर सलमान खुश हो गया। दूसरे भाइयों के चेहरे भी दमकने लगे। सलमान ने कहा, वाकई इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। कल सुबह हम उस जहाज को बेचने की कोशिश करेंगे। रात उन्होंने काजी साहब के मेहमान खाने में गुजारी। सुबह उठकर वो साहिल समंदर पर आए। जहाज बदस्तूर वहीं खड़ा हुआ था। वो किसी ऐसे ताजिर का पता लगाने लगे जो उनका जहाज खरीद सके। अभी वो लोगों से पूछताछ ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि घोड़ों पर सवार चंद सिपाही और एक सिपा सालार वहां आए। वो उन्हीं के पास आकर रुके और उनसे पूछा, ये जहाज किसका है? सलमान ने आगे बढ़कर कहा,
हुजूर, ये जहाज हमारा है और हम इसे फरोख्त करना चाहते हैं। ठीक है, सिपह सालार ने कहा, तुम सब के सब हमारे साथ दरबार में चलो। सलमान ने कहा, क्या बादशाह सलामत इस जहाज को खरीदना चाहते हैं? सिपह सालार कहने लगा, नहीं, बादशाह सलामत के पास ये शिकायत पहुंची है कि ये जहाज समंदरी डाकुओं का है। अगर ये तुम्हारा जहाज है तो तुम्हें बताना होगा कि ये जहाज तुम्हारे पास कैसे आया, जबकि इसी जहाज के पास एक समंदरी डाकू की लाश पानी में तैरती हुई पाई गई है। ये बात सुनकर सलमान चकरा गया कि अब ये बात बादशाह को समझानी मुश्किल हो जाएगी कि ये जहाज उनके पास किस तरह आया। सलमान ने सिपह सालार से कहा, ठीक है हुजूर, हम आपके साथ दरबार चलते हैं। मुझे इजाजत दें कि मैं अपने भतीजों से कुछ बातें कर लूं। सिपह सालार ने कहा, हाँ, जो भी बात करनी है जल्दी कर लो, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सलमान ने पांचों भाइयों को एक तरफ ले जाकर कहा, देखो, इस जहाज की वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। बादशाह से कुछ झूठ मूठ बात कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं कैद कर लिया जाऊं तो तुम सीधे मेरे गांव जाना। वहां मेरी बीवी बच्चे हैं और काफी मालो दौलत है। वहां से आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश करना, फिर हम सब मिलकर तुम्हारा मकान हासिल करने की कोशिश करेंगे। कलाम ने कहा, चचा जान, आप घबराएं नहीं, हम बादशाह सलामत के सामने आपकी नेकी और सच्चाई की बातें पेश करेंगे। उम्मीद है कि तमाम मामलात सुलझ जाएंगे। ये बातें कर लेने के बाद वो सिपाहियों के पास आए और उनके साथ दरबार की तरफ रवाना हो गए। बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जहाज की खबर बादशाह सलामत को दी थी। जैसे ही सलमान और पांचों भाइयों को दरबार में पेश किया गया, शिकायत करने वालों में से एक ताजिर सलमान को देखकर चिल्ला उठा, बादशाह सलामत, यही है समंदरी लुटेरा। इसी ने और इसके साथियों ने मिलकर हमारा जहाज लूटा था और ताजिरों को कत्ल किया था। बादशाह सलामत ने उस ताजिर को खामोश रहने का इशारा किया। जब सलमान और पांचों भाई एक जगह खड़े कर दिए गए तो बादशाह सलामत ने सलमान को मुखातिब करके कहा, ए अजनबी, तू कौन है? इस सल्तनत में किस तरह दाखिल हुआ और ये लड़के कौन है? सलमान ने कहा, बादशाह सलामत, ये सच है कि मैं डाकुओं के गिरोह में शामिल था। एक अरसे तक मैंने समंदर में डाका जनी की, लेकिन अब मैं उन तमाम बुरे कामों से तौबा कर चुका हूँ और इन बच्चों के साथ एक नेक जिंदगी गुजारने का अहद कर चुका हूँ। बादशाह सलामत ने पूछा, ये लड़के कौन हैं और किस तरह तेरे हाथ लगे? सलमान ने कहा, हुजूर वाला, ये बच्चे समंदर में अपने वालिदैन के साथ सफर कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफान आ गया। इनकी कश्ती टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गई। वालिदैन भी डूब गए, लेकिन ये बच्चे एक तख्ते के सहारे तैरते हुए हमारे जहाज के नजदीक पहुंच गए। हमने इन्हें जहाज पर ले लिया। डाकुओं के सरदार ने इन बच्चों को कत्ल करने का इरादा किया। तब मैंने इन तमाम बच्चों की जिंदगी की भीख मांगी और बड़ी मुश्किल से उसने इन बच्चों को जिंदा छोड़ना मंजूर किया। डाकुओं के पास एक नया और अच्छी किस्म का जहाज था, इसलिए उन्होंने ये अपना पुराना जहाज हमें दे दिया और अपने एक साथी के जरिए हमें यहाँ तक भिजवा दिया। जब जहाज किनारे पर पहुंचा तो अचानक हमारे उस साथी को चक्कर आने लगे। वो तेजी से जहाज के अर्शे पर गिरा, फिर वो खड़ा हुआ और इससे पहले कि हम उसकी मदद करते, जहाज के एक झकोले से वो समंदर में गिर पड़ा और बेहिस्सो हरकत हो गया। हमने उसको उसी हालत में छोड़ दिया और जहाज किनारे पर ले आए। ये वो शख्स था जिसकी लाश समंदर में तैरती हुई पाई गई थी। बादशाह सलामत ने बच्चों से पूछा, क्या ये जो कुछ कह रहा है सच है? कलाम ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, इन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है। अगर ये हमें ना मिलते तो यकीनी तौर पर हम लोग खत्म हो गए होते। बादशाह सलामत ने बच्चों से पूछा, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे वालिद क्या करते थे? कलाम ने कहा, हुजूर वाला, हमारे वालिद सौदागर थे, तिजारत का माल लेकर मुल्को मुल्को जाया करते थे। सौदागर सुफियान उनका नाम था। हमें वो सैर तफरी के लिए समंदर में ले गए थे कि तूफान ने हमारी कश्ती गर्क कर दी। सलमान चचा की मदद से हम बच गए। जब वापस साहिली इलाके में अपने घर आए तो मालूम हुआ कि जमींदार ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। अब सिर्फ सलमान चचा ही हैं जो हमारी खैरगिरी कर सकते हैं, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इनके पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाए, इन्हें माफ कर दिया जाए। ये बातें सुनकर बादशाह सलामत के चेहरे पर रहमदिली और मसरत के आसार नुमाया हुए। तभी उस ताजिर ने, जिसने सलमान की शिकायत की थी, कहा, हुजूर, ये बहुत खतरनाक डाकू है। इसके साथियों ने हमारे जहाज का तमाम माल लूट लिया था और हमारे 5 साथियों को कत्ल कर दिया था। हम बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागे थे, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इस डाकू को सख्त सजा दी जाए।
बादशाह सलामत ने कहा, ताजिर बताओ तुम्हारा इस डाके में कितना नुकसान हुआ था। उस ताजिर ने कहा, हुजूर वाला, हमारा 1 लाख का माल तिजारत था और 50,000 का हमारा जहाज था जिसे इन्होंने समंदर में गर्क कर दिया था। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस शख्स ने अब बुरे कामों से तौबा कर ली है और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन ताजिर का जो नुकसान हुआ है वो भी उसे मिलना चाहिए, लिहाजा हम हुक्म देते हैं कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और जब तक इसकी जानिब से 1,50,000 रुपए अदा ना किए जाएं, इसे आज़ाद ना किया जाए और इसका जहाज सरकारी तहवील में ले लिया जाए। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी इंशाल्लाह अगले वीडियो में पेश की जाएगी और यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।